नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम, बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे हम आज के अपने एनालिसिस की तरफ और ये एनालिसिस आज के चुनाव को लेकर है, यानी आज जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र और झारखंड में उसको लेकर। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट अब पड़ चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना भी हो जाएगी, पर वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि कमोवेश भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र नहीं झारखंड में भी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े हैं। अब लोकसभा चुनाव या फिर हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों ने एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इनको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और ऐसे में इसे सिर्फ एक अनुमान ही कह सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक साइंटिफिक प्रोसेस या वैज्ञानिक प्रक्रिया तो हम मान ही सकते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी के 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ था और हम सबने देखा था, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा का जिक्र करें तो चुनाव के नतीजे जब आए तो एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का पूर्णतया यह अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत भले ही बीजेपी के बराबर रहा हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही आई। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एग्जिट पोल को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। तो अब हम आपको झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो जाने के बाद हम आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल बताएंगे और वो एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाएंगे। मतलब किसको कितने प्रतिशत वोट मिले, कौन से आंकड़े किसे दोनों राज्यों में सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के जो आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र के मद्देनजर हम उन आंकड़ों पर गौर करेंगे। तो बीजेपी को यानी बीजेपी प्लस को यानी महायुति सरकार को 150 से 170 सीट का अनुमान ये मैट्राइज का जो आंकड़ा है ये बता रहा है। कांग्रेस प्लस यानी जो कांग्रेस और शिवसेना इन सब की जो पार्टी है उनका अगर बात किया जाए तो 110 से 130 सीट का अनुमान है। बाकी अदर्स की बात की जाए तो 8 से 10 सीट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। हम मैट्रिक्स के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो मैट्रिक्स का आंकड़ा है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है। यानी कि झारखंड में बीजेपी प्लस यानी वहां की जो एनडीए की सरकार है दोनों चरणों के चुनाव हो जाने के बाद 42 से 47 सीट का अनुमान इस मैट्रिक्स के जो एजेंसी है इसके आंकड़ों के आधार पर 42 से 47 सीट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यानी कांग्रेस के जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उसको 25 से 30 सीटों का मिलने का अनुमान। बाकी जो अदर्स हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उन्हें 1 से 4 सीट ये कहा जा रहा है कि उनके खाते में जा सकती है। तो अब हम ये जो मैट्रिक्स का आंकड़ा है ये अगर हम प्रतिशत यानी कि वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 45% वोट मिलने की बात बता रहा है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 38% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं और अदर जो कि एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं खास करके इस विधानसभा चुनाव में 17% मतदान वो दिखाई दे रहा है कि वो अलग से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार अदर की बड़ी भूमिका है। अब महाराष्ट्र के मद्देनजर हम ये वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 48% वोटिंग और कांग्रेस को 42, तो कमोवेश आसपास ही है। मैंने फिर से कहा कि ये आंकड़े निर्धारित नहीं है, ये आंकड़े अनुमान है और अनुमान कई बार गलत भी हो सकते हैं और हमने गलत होता हुआ देखा भी है। अदर की बात करें तो 10%, मतलब अदर की भूमिका चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड दोनों में अदर की भूमिका इस बार बहुत रहने वाली है। तो अदर को 10% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैट्रिक्स के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी को 79 से 101, शिवसेना को 37 से 45, हम पार्टी वाइज बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में बीजेपी को 89 से 101 यानी 89 से 101, शिवसेना 37 से 45, एनसीपी 17 से 26 और कांग्रेस को 39 से 47। शिवसेना यूबीटी को 21 से 29 सीट और एनसीपी शरद पवार को 35 से 43 सीट। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं मोटे तौर पर कि इसमें भी यानी महाराष्ट्र चुनाव में भी इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जो ये मैट्रिक्स के आंकड़े थे, अब हम चाणक्य के आंकड़े आपको बताते हैं।
चाणक्य के आंकड़े को अगर आप गौर फरमाएं महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से, तो बीजेपी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो 152 से 160 चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं आपको। कांग्रेस को, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी महायुति और महाआघाड़ी दोनों की सीट। लेकिन यहां पर भी चाणक्य के आंकड़ों के आधार पर भी देखा जाए तो बीजेपी को एक बड़ी बढ़त वो देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि चाणक्य के आंकड़े जो हैं वो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज के आधार पर क्या कहते हैं। तो एक बार हम वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 47% वोट जो है वो चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 47%, यानी कि चाणक्य के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस की बात करें, यानी महाविकास आघाड़ी की बात की जाए, तो 42% वोट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर की, जैसा कि मैंने कहा कि भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए उनके खाते में 11% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चाणक्य के आंकड़े झारखंड के लिए, यानी झारखंड राज्य के लिए क्या कहते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 45 से 50 सीट, यानी चाणक्य के आंकड़े भी साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि झारखंड में इस बार सरकार पलटी मारने जा रही है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 45 से 50 के आंकड़े बीजेपी के हैं। कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 35 से 38 आंकड़े चाणक्य यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को मिलने वाले हैं। अदर को 3 से 5, यानी कि अदर देखा जाए तो चाणक्य में अदर के आंकड़े थोड़े गैप वाले दिख रहे हैं, लेकिन गौर किया जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। तो ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। अब हम आपको पोल डायरी के आंकड़े बताएंगे। तो एक बार हम पोल डायरी का भी जिक्र कर लेते हैं कि पोल डायरी जो एजेंसी है, इसके आधार पर ये जो चुनाव के आंकड़े हैं या एग्जिट पोल जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या आंकड़े बता रहा है। पोल डायरी को देखा जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी को 122 से 186 सीट देने का अनुमान पोल डायरी के आधार पर वो बीजेपी को मिल रहा है, यानी कि महायुति गठबंधन को। वहीं पर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए यानी कांग्रेस की, तो 69 से 121, यानी कि कांग्रेस प्लस की जब हम बात कर रहे हैं आपको, तो हम महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, या फिर जितने भी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो 69 से 121 का आंकड़ा, यानी बीच का गैप देख रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी को 122 से 186 और कांग्रेस प्लस को 69 से 121, अदर की भूमिका इस आंकड़ों के आधार पर, यानी पोल डायरी के आधार पर देखें तो यहां पर भी अदर को 12 से 29 सीट, यानी कि अदर इस बार इस आंकड़ों के आधार पर भी अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। तो अब हम आपको पोल डायरी के आधार पर वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। बीजेपी प्लस यानी महायुति की बात करें, जब हम बीजेपी प्लस की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ जितने गठबंधन वाले पार्टियां हैं जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, जिसे महायुति कहा जा रहा है। महायुति की बात करें तो 44%, और कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी की बात की जाए, कांग्रेस प्लस की बात की जाए तो 40% मतदान जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा गैप नहीं है, 4% का आसपास है, लेकिन अदर की भूमिका फिर से वहीं पर सभी आंकड़ों के आधार पर 16% मतदान अदर के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम आपको 3 एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हमने आपको बताए। अब हम आपको बताते हैं पी मार्क का आंकड़ा क्या कहता है। यह भी एक एजेंसी है जो मतलब यह बताती है कि किसको कितने आंकड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एग्जिट पोल ये भी निकालती है। तो हम आपको बता दें कि पी मार्क के हिसाब से बीजेपी को महाराष्ट्र में 137 से 157 सीट मिलती हुई वो दिखाई दे रही है बीजेपी प्लस को। तो वहीं पर कांग्रेस प्लस को 126 से 146, अदर के खाते में 2 से 8, यानी कि यहां पर भी बीजेपी लीड लेती हुई वो दिखाई दे रही है, यानी कि सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े बता देते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये पी मार्क ये बता रहा है कि वहां पर भी बीजेपी का ही लगभग 45 से 47 के आसपास का आंकड़ा बन रहा है, यानी कि झारखंड में पी मार्क के हिसाब से बीजेपी की ही सरकार बन रही है। अब हम आते हैं एक्सिस माई इंडिया, एक बहुत ही जानी मानी एजेंसी जो एग्जिट पोल देती है, और कहा जाता है कि लगभग 90% इनका रिकॉर्ड रहा है, और ये आंकड़े कई बार इनके मतलब 10 में से 9 बार करेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है। बीजेपी को
झारखंड में एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 25 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस प्लस के खाते में 53 सीटें, यानी कि एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग झारखंड में एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन का जो सरकार चल रहा है इस वक्त वो रिपीट करने जा रहा है। तो बीजेपी प्लस को 25 सीटें, कांग्रेस को 53 सीटें और अदर के खाते में एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 3 सीटें जा रही हैं। तो ये अलग अलग हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। अब एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी प्लस को 37% वो वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में 47% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 10% का गैप वो दिखाई दे रहा है एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से कांग्रेस प्लस के खाते में। और अदर की बात की जाए तो 10% वोट वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट का चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, इस बार एक बड़ी और अहम भूमिका वो दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल है इसके फाइनल आंकड़े आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स के और चाणक्य के और एक्सिस माई इंडिया के और पोल डायरी के, पी मार्क के, हम ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। यानी बीजेपी 150 से 170, कांग्रेस के खाते में 110 से 130 और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं अदर के खाते में 8 से 10, चाणक्य के हिसाब से 152 से 160 और कांग्रेस के खाते में 130 से 138, पोल डायरी के हिसाब से 122 से 186, कांग्रेस प्लस के खाते में 69 से 121। तो ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको एग्जिट पोल के आधार पर बता रहे हैं। तो ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको एग्जिट पोल 2024 महाराष्ट्र का जो है विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी फौरन लौट रहा है। और फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की लड़ाई आज खत्म हो गई, यानी कि आज सभी 9 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और प्रत्याशियों का भाग्य वो ईवीएम में कैद हो गया। और अब 23 नवंबर का इंतजार है, जब परिणाम सामने आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि किसकी हार हुई है, या ये कहें कि किसको मेहनत का फल मन मुताबिक मिला है और किसको नहीं। लेकिन उससे पहले जल्दी से हम आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं कि आज जिन 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, किस सीट पर कितने वोट पड़े हैं और किस सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और किस सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। तो हम आपको अब आंकड़े दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हम ये देखेंगे कि किस सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। खैर में गाजियाबाद सीट की बात करें तो सबसे कम गाजियाबाद सीट पर वोटिंग हुई, 33.30% मतदान हुआ है। सीसामऊ सीट में 49.03% मतदान हुआ है। मजवा की बात कर लें तो मजवा में 50.41 यानी 51% के आसपास मतदान हुआ है। कटेहरी की बात करें तो 56.69 यानी कि 57% के आसपास मतदान हुआ कटेहरी सीट पर, जिस पर लगातार हमने आज थोड़ा गहमागहमी भी देखी। करहल में 53.89 यानी 54% के आसपास मतदान हुआ है। मीरापुर सीट की बात करें तो मीरापुर में 57.02% यानी कि लगभग 57% और कुंदरकी में 55% मतदान हुआ है। तो आपको बता दें कि ये वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जिस पर आज चुनाव संपन्न हुआ। फूलपुर में 43.43 यानी 4.3%, 44% के आसपास वोटिंग। खैर में 46.55 यानी 47% के आसपास वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में सबसे कम हुई है, 33.30 यानी कि 33.5% के आसपास मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जमकर जुबानी जंग भी देखने को मिली। मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा। बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरके में फर्जी वोट डालने की बात करती रही, यानी आरोप लगाती रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि बीजेपी हार के डर से वोटिंग के दौरान जानबूझकर गड़बड़ियां करवा रही। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से हमें वोटिंग के दौरान गहमागहमी होती हुई दिखाई दी। और ये 8 हम आपको अलग अलग पोलिंग बूथ के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों की नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। हो चाहे मीरापुर हो चाहे कुंदरकी हो, हर जगह नंगा नाच रचने का काम कर रहे हैं। इवन देन मैं कहना चाहता हूं जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। दलित बेटी की हत्या कर दिया है, इसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। जहाँ हिंसा हुई है ये गलत बात है कि मतदाता को अपने मतदान का अधिकार होना चाहिए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी होती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सारी पार्टियां बोल रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक चीज है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। ये दसियों केसेस हैं तो उसके ऊपर संज्ञान लेते। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक का समय नहीं वो लोग देते, जबकि ये सब दलों का अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन को उसको सुनना है। कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है। इससे प्रभावित होता है कि वो अपने हार स्वीकार कर लेंगे। उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। और किसी भी अधिकारी खुदे बोल रहे हैं, अब खुदे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि चुनाव हार रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में सीट भाजपा जीत रही है। मुस्लिम बहुल इलाके में बुर्का आज में भाजपा जीत रही है, महाराष्ट्र में भाजपा जीत रही है, उत्तर प्रदेश के महिलाओं को बुर्का हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या इनको इजाजत दे दी जाए कि एक ही आदमी 10 चोट मारे? जब उसकी पहचान में निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, कोई हम आप थोड़ी तय करते हैं। किसी के व्यक्ति क्या बने, कोई उसका पहचान होना चाहिए कौन व्यक्ति वोट डालने आ रहा है। अब एक ही व्यक्ति 10 बार वोट डाले ये कोई ये कुछ सही है थोड़ी, ये तो निर्वाचन। तो ये कहा जा रहा है कि 24 का परिणाम यानी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 27 का संदेश होगा। उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, 2027 में किसका होगा उत्तर प्रदेश, यह सवाल एक बार फिर से जोर से सुनाई देने लग गया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के बाद इंतजार अब मतगणना का है, यानी कि जनता के जनादेश का। यह रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का अखाड़ा, जनता किसे देगी सहारा। सेमीफाइनल का रण, जनता किसके संग। जीत और हार से तय होंगे सियासी मायने। उपचुनाव का मैदान, सीएम योगी अखिलेश का इम्तिहान। यूपी उपचुनाव के जिस मैदान पर सपा और बीजेपी ने चुनावी बीज बोए हैं, अब समय है उसकी कटाई का। जनता तैयार है, जनादेश में अब महज कुछ दिन का इंतजार है। ये उपचुनाव किसी जंग से कम नहीं है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। माना जा रहा है ये उपचुनाव यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय कर सकता है। इसे आप प्री परीक्षा के रूप में भी देख सकते हैं। यूपी के अगले सीएम को लेकर जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग है, साफ है दोनों ओर से पूरा जोर लगा दिया गया है। बीजेपी के लिए लोकसभा में यूपी में मिली हार के बाद ये प्रतिष्ठा का सवाल है, तो दूसरी तरफ सपा के लिए ये लिटमस टेस्ट है। सवाल सिर्फ 9 सीटों के उपचुनाव भर का नहीं है, सवाल प्रत्याशियों की जीत और हार का भी नहीं है। सीधे चुनौती
योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की है। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई और जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया गया। यानी कि बीजेपी जाति में नहीं बंटने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा पीडीए का दांव खेल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 23 तारीख को आने वाले नतीजे यूपी की सियासी भविष्य को तय करने का मादा रखते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश का पीडीए जीता तो फिर ये माना जाएगा कि 24 की जीत तुक्का नहीं थी, और अगर योगी की जीत हुई तो फिर दबदबा कायम रहेगा। ऐसे में वोटिंग के बाद नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि यूपी उपचुनाव में कौन बिगाड़ेगा खेल? क्या मायावती वापस पाएंगी खोई हुई जमीन? बीजेपी के साथ आने पर क्या जयंत चौधरी दिखा पाएंगे अपना दम? क्या अखिलेश का साथ देंगे मुस्लिम वोटर, या फिर योगी के बयान का जादू चलेगा यूपी की सियासत की पिच पर? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो झारखंड विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गया, यानी दूसरे चरण का भी चुनाव हो गया, और अब 23 तारीख का इंतजार है, क्योंकि उस दिन परिणाम आएंगे और सभी 6 पूर्व सीएम से लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा तक इस वक्त वो दांव पर लगी हुई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ अब इंतजार 23 तारीख का है कि अब की बार किसकी सरकार। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की 38 सीटों पर वोटिंग के साथ साथ प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। मगर सवाल यह है कि क्या झारखंड में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड 2 दशक से जो चला आ रहा है, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन इस रवायत को कायम रखने की कवायद में है, तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता में परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचने की कोशिश में है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी सत्ता को बचाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सारा दारोमदार कांग्रेस पर टिका हुआ है। कांग्रेस अपने कोटे की अगर सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो हेमंत सोरेन के। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच आज जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, इन 5 अखाड़ों ने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया। साथ ही सभी देवी देवताओं का आवाहन किया और 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेला को सकुशल और शांति से संपन्न हो, इसकी प्रार्थना की। या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितिः यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तु भिरवतु भिरिष्टा भिरीसा। आज हम सब गंगा माँ के गोद में हैं, गंगा के तट पर हैं। आज हमारे 5 अखाड़ों का भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन जो हमारी परंपरा है, आज भूमि पूजन होने के बाद पृथ्वी को आज पूजन करने के पश्चात धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होगा। 23 तारीख को हमारी जूना आवाहन अग्नि की धर्म ध्वजा भी है। तो अनेक अखाड़ों का अलग अलग समय में कार्यक्रम होता है, तो जिसमें 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा भी 23 तारीख को होगी, और धर्म ध्वजा के पश्चात जो है सारे देवी देवता हमारे अखाड़े में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों की जो है पेशवाई होती है, सभी अखाड़ों की पेशवाई होगी। फिर धर्म ध्वजा के बाद पेशवाई के पश्चात सारे देवी देवता जब हमारे स्थापित हो जाते हैं, तो जिन जिन अखाड़े के जो इष्ट देवी देवता हैं, जैसे आवाहन के गणेश जी हैं, हमारे गायत्री माता हैं, जूना अखाड़े के दत्तात्रेय भगवान हैं, निरंजनी के कार्तिक स्वामी हैं, सभी अखाड़ों के अलग अलग देवी देवता हैं। उनका आवाहन, पूजन, यज्ञ, होम, हवन इत्यादि, अन्न क्षेत्र, ये सब प्रारंभ हो जाएगा और कुंभ मेला हमारा निरंतर जारी रहेगा। मैं श्री पंचअग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना करते हुए आमंत्रित करते हैं, आए प्रयागराज में आकर तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।